हेलो गाइस, माय नेम इज़ पुष्पेंद्र कुमार और आज हम एक प्राचीन भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सिंधु सभ्यता स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर और वीडियो को अंत तक देखिए और जो भी आपका सजेशन हो प्लीज़ उसको कमेंट कीजिए। आज हम स्टार्ट करेंगे सिंधु सभ्यता के बारे में, जो कि प्राचीन भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये सारे वनडे एग्जाम लाइक यूपी ट्रिपल एससी के कोई भी एग्जाम जो अपकमिंग एग्जाम है, वीडियो और आपका वन संरक्षक के लिए, साथ ही साथ एसएससी जीडी के लिए और इवन यूपीपीएससी आरओ एआरओ के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन हिस्ट्री में पूछा ही जाता है जो कि फिक्स्ड है। तो हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बाद इस सेशन के बाद हम नया सेशन अपलोड करेंगे विद प्रैक्टिस क्वेश्चन। उससे क्या होगा, आपका जो लर्निंग प्रोसेस है उसमें इंक्रीमेंट होगा। साथ ही साथ आप ये भी जान पाएंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता के बारे में जो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण चीजें हैं उनके बारे में सबसे पहले हम जानते हैं इसके निर्माता कौन है। इसके निर्माता कौन है? निर्माता से मेरा मतलब है कि किस जाति के लोगों को समझा जाता है कि सिंधु सभ्यता बनाई होगी, तो ये द्रविड़ जाति से संबंधित है। सिंधु सभ्यता द्रविड़ जाति से संबंधित है। किससे संबंधित है? द्रविड़ जाति से। कुछ इतिहासकार जैसे डॉक्टर गुहा ने माना है कि जो द्रविड़ जाति के साथ साथ डॉक्टर गुहा ने माना है कि आग्नेय, अल्पे, आग्नेय, अल्पे और मंगोल जाति से भी संबंधित है और मंगोल जाति से भी संबंधित है। ये किसका मत है? ये मत है डॉक्टर गुहा का, एक इतिहासकार डॉक्टर गुहा का। जितना भी यहाँ पर कुछ पढ़ाया जा रहा है सब ऑथेंटिक है और मैंने ऑलमोस्ट यूपी पीएससी की जो बुक्स, जो स्टैंडर्ड बुक होती हैं, वहां से ये सारा डेटा लिया हुआ है। सो प्लीज डोंट बी कंफ्यूज, ये सारा जो है ऑथेंटिक डेटा है। उसके बाद हम बात करते हैं कि सभ्यता का काल क्या था, क्या समय माना जाता है, इस सभ्यता का काल क्या माना जाता है, समय क्या है। तो अलग अलग इतिहासकारों के इसमें भी मत है। व्हीलर एक इतिहासकार है, उनके अनुसार, व्हीलर के अनुसार जो इसका काल माना जाता है वो 2800 से 1500 ईसा पूर्व माना जाता है। 2800 से 1500 ईसा पूर्व। देखिए, अब मैं आपसे यहां पे कहूं कि मैं आपको कुछ ट्रिक्स दिखाने वाला हूं, तो नो, आपको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझना है, स्टेप बाय स्टेप समझना है, तो और मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, तो ऑटोमेटिकली ये आपको याद हो जाएगा, लर्न हो जाएगा, बिलीव मी। ठीक है। वी ए स्मिथ के अनुसार, डॉक्टर वी ए स्मिथ के अनुसार जो इनका काल माना जाता है वो 2500 से 1500 माना जाता है। 2500 ईस्वी से 1500 ईसा पूर्व। ठीक है, 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। और एक बहुत ही फेमस इतिहासकार है जॉन मार्शल, उनके अनुसार इसका जो काल है, सिंधु सभ्यता का जो काल है वो 4000 से 2500 ईसा पूर्व माना जाता है। 4000 से 2500 ईसा पूर्व। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? फिर से मैं रिवाइज करता हूं कि सिंधु सभ्यता के निर्माता किस जाति से संबंध रखते थे, तो द्रविड़ जाति से संबंध रखते थे। डॉक्टर गुहा के अनुसार अग्ने, अल्पे और मंगोल जाति से संबंधित रखते थे। उसके बाद हम बात करें सभ्यता का काल क्या था, तो इसके लिए अलग अलग इतिहासकारों के मत है। अगर मैं बात करूं डॉक्टर व्हीलर के अनुसार तो ये 2800 से 1500 ईसा पूर्व माना जाता है। वी ए स्मिथ के अनुसार ये 2500 से 1500 ईसा पूर्व माना जाता है। जॉन मार्शल के अनुसार ये 4000 से 2500 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि सिंधु सभ्यता की विशेषता क्या थी। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो प्लीज मेक श्योर टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, अदरवाइज मैं पीडीएफ भी अपलोड करूंगा जो इन माई टेलीग्राम चैनल, जो कि आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है ना। तो हम बात करते हैं हम इसकी विशेषता की, सिंधु सभ्यता की विशेषता क्या थी। सिंधु सभ्यता की विशेषता की अगर हम बात करें तो ये जो सबसे पहली विशेषता, जो बहुत बारी क्वेश्चन वनडे एग्जाम में तो पूछा जाता है, कि एक नगरीय सभ्यता थी। ये ग्रामीण सभ्यता नहीं थी, ये एक नगरीय सभ्यता थी। सॉरी, ये एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है ना।
क्योंकि इन्होंने जो अपने शहर बसाए हुए थे वो बड़े सुनियोजित ढंग से बसाए हुए थे। जो घरों के से आसपास से बहुत अच्छी नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, पक्के मकानों पर ईंटों का इस्तेमाल किया था। साथ ही साथ जो सड़कें थी वो कुछ इस प्रकार से डिजाइन की गई थी कि वो सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, लाइक दिस। एक सड़क इधर से जा रही है तो दूसरी सड़क इधर से जा रही है, कुछ इस प्रकार से, जो कि एक बेहतरीन कलाकारी का नमूना था। तो इनकी जो विशेषता थी, जो इनको नगरीय सभ्यता का प्रमाण करती है, नगरीय सभ्यता बताती है, उसके लिए बेहतरीन और सबसे प्रबल प्रमाण है कि इनकी सुनियोजित नगरीय व्यवस्था या सुनियोजित नगर इन्होंने बसाए थे। सुनियोजित नगर। एक सेकंड आप कीजिएगा। क्या प्रमाण देते हैं कि इन्होंने जो नगर बसाए थे वो बहुत सुनियोजित ढंग से बसाए थे। सुनियोजित नगर, सुनियोजित नगर, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं कि इनका जो भवन निर्माण था वो पक्की ईंटों से तो था ही। मैं बता रहा हूं कि ये नगरीय सभ्यता क्यों माना जाता है, इसकी विशेषताएं आप ऐसा समझ सकते हैं। इसकी विशेषताएं, तो विशेषताएं में सबसे पहला एक नगरीय सभ्यता थी। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो नगर बसाए थे वो सुनियोजित नगर थे। सुनियोजित नगर से मैंने आपको बताया कि इसमें जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। कहां काटती थी? समकोण पर। एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। आदि बात समझ में। उसके बाद जो इनकी दूसरी विशेषता थी भवन निर्माण। जो भवन निर्माण थे वो कच्ची ईंटों के साथ साथ पक्की ईंटों से भी बने हुए थे। कच्ची और पक्की दोनों ईंटों का इस्तेमाल हुआ था। कच्ची पक्की ईंटों से इनके भवन बने हुए थे, जो सिंधु सभ्यता को एक नगरीय सभ्यता का प्रबल प्रमाण देती है। आरी बात समझ में। उसके बाद इनमें एक सुनियोजित ढंग से जो अनाज है उसको स्टोर भंडारण करने के लिए एक बहुत बड़े बड़े अन्नागार बनाए गए थे। बहुत बड़े बड़े अन्नागार बनाए गए थे, ठीक है। तो ये सिंधु सभ्यता की विशेषता है जो इसको बताती है कि ये क्यों ये एक नगरीय सभ्यता थी। अब बात करते हैं कि ये कहां कहां फैली हुई थी। अब बात करते हैं कि ये कहां कहां फैली हुई थी या विस्तार कैसे से था इसका। तो अगर हम बात करें सिंधु सभ्यता का विस्तार की, तो मैं आपको बता दूं कि सिंधु सभ्यता का जो विस्तार है, सिंधु सभ्यता का विस्तार एक त्रिभुजाकार आकृति में है। त्रिभुजाकार आकृति। सिंधु सभ्यता का जो विस्तार है वो त्रिभुजाकार है, कुछ इस प्रकार से। ये सिंधु सभ्यता का विस्तार है, कुछ त्रिभुजाकार। यानी कि अगर हम बात करें पश्चिम में, तो पश्चिम में ये बलूचिस्तान तक फैली हुई थी। पश्चिम में बलूचिस्तान तक। पश्चिम में कहां तक फैली हुई थी? बलूचिस्तान तक। और पूर्व में आलमगीरपुर, मेरठ के पास एक जगह पड़ती है, पूर्व में आलमगीरपुर तक। समझ पा रहे हैं? पूर्व में आलमगीरपुर तक। पश्चिम में बलूचिस्तान से लेके पूर्व में आलमगीरपुर तक। और उत्तर में नॉर्थ साइड की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर के मांडा से। अगर हम नॉर्थ साइड की बात करें तो जम्मू कश्मीर में मांडा थे। मांडा कहां पड़ता है? जम्मू और कश्मीर की बात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर से के मांडा से, और दक्षिण में महाराष्ट्र दहमदाबाद तक। साउथ में जो थी वो आपकी दहमदाबाद, और ये कहां जगह है? महाराष्ट्र में। ठीक है ना। सिंधु सभ्यता का विस्तार आपसे पूछा गया है क्वेश्चन कई बारी कि किस प्रकार का विस्तार है, तो एक त्रिभुजाकार विस्तार है, जिसमें पश्चिम में जो जिसकी सबसे फैली हुई शाखा है वो है बलूचिस्तान, और पूर्व में आलमगीरपुर। उत्तर में हम बात करें तो मांडा जम्मू कश्मीर, और साउथ में या दक्षिण में हम बात करें तो दहमदाबाद महाराष्ट्र। ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं विशेषकर कि इसमें किस प्रकार के जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैं उसी ढंग से आपको इसके बारे में बता रहा हूं कि हम बात करते हैं कि कौन कौन से इसके नगर जो महत्वपूर्ण थे और उनसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं एक ऑर्डर में आपको बताऊंगा, आप उसी प्रकार से इसको याद कीजिएगा, बड़ी आसानी से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर हम बात करें सबसे महत्वपूर्ण नगर की, तो वो है आपका हड़प्पा।
जिसकी वजह से सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है। जिसकी वजह से सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा जो साइट है सिंधु सभ्यता की वो कहां पर सिचुएटेड है, कहां पर स्थित है प्रेजेंट में? तो प्रेजेंट में वो पाकिस्तान में है। कहां पर? पाकिस्तान। ठीक है जी। और जो मोस्ट इंपोर्टेंट वो पूछा जाता है किस नदी के किनारे है? तो जो हड़प्पा सभ्यता है वो आपकी बच्चों रावी नदी के किनारे स्थित है। कहां स्थित है? रावी नदी। हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान प्रांत में रावी नदी के। और फिर पूछा जाता है कि कब इसकी खोज की गई? तो 1921 में इसकी खोज की गई। कब खोज की गई? 1921 में। और किसने खोज की? दयाराम साहनी ने। आप इसी क्रम में अगर इसको याद करेंगे तो आपको याद रखना भी आसान हो जाएगा। दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता बहुत ही महत्वपूर्ण नगर, जिसकी वजह से सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है। यह पाकिस्तान प्रांत में रावी नदी के किनारे स्थित है। 1921 में इसकी खोज की गई। किसने की? दयाराम साहनी ने। अब वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट जो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हड़प्पा में क्या क्या उत्खनन से प्राप्त हुआ, क्या क्या हमें मिला? तो सबसे पहले यहां से हमें भट्टियां मिली। क्या मिली? भट्टियां। देखिए वो बात पुरानी हो गई जो आपसे पूछ लेगा कि अन्नगार कहां मिला, या आपसे पूछ लेगा विशाल स्नानागार कहां मिला। ये सब कॉमन क्वेश्चन है। ये तो आजकल मतलब ये तो पूछे ही जाते थे, लेकिन अब कुछ नई तरीके से भी पूछने लगे हैं कि भट्टियां कहां से प्राप्त हुई हैं? तो हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुई हैं। कहां से? हड़प्पा सभ्यता से। साथ ही साथ यहां से सोने का हार भी मिला है। सोने का हार, उत्खनन से प्राप्त सोने का हार। और प्रसाधन बॉक्स, प्रसाधन मेकअप आप समझ सकते हो, प्रसाधन बॉक्स। ठीक है ना, ये भी मिला है। और साथ ही साथ जो वेरी इंपॉर्टेंट है यहां से, दैट इज तांबे का पैमाना। तांबे का पैमाना भी यहां से प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? तांबे का पैमाना भी यहां से प्राप्त हुआ है। अब नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से एक सभागार भी मिला है। सभागार से मतलब है यहां से 37 कब्र का एक कब्रिस्तान टाइप था। कब्रिस्तान ही आप उसको बोल सकते हैं, टाइप नहीं, कब्रिस्तान, जिसको R37 के नाम से जाना जाता है। और ये पूछा गया है, बहुत बार पूछा जाता है R37। साथ ही साथ पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता से और खाने में किसके साक्ष्य मिले हैं? तो यहां से गेहूं, गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले हैं। किसके? गेहूं व जौ के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की एक और विशेषता थी कि ये दो भागों में बटा हुआ था। हड़प्पा सभ्यता की एक विशेषता थी कि ये दो भागों में बटा हुआ था। सिंधु सभ्यता का एक नगर तीन भागों में भी बटा हुआ है। प्लीज कमेंट करके बताइए वो कौन सा नगर है जो तीन भागों में बटा हुआ है। लेकिन सिंधु सभ्यता की जो मेन विशेषता थी कि इसके नगर दो भागों में बटे हुए थे, पश्चिम और पूर्व। जो पश्चिम और पूर्व, तो पश्चिम में इसके नगर को जो पश्चिम दो भागों में बटे हुए थे। पश्चिम वाले को दुर्ग कहा जाता था, पश्चिम वाले को दुर्ग कहा जाता था, और पूरब वाले को निचला नगर। ऐसा माना जाता है कि जो दुर्ग था वहां पर जो सामंत लोग थे, आप अब की तुलना करें तो जैसे राजा लोग थे वो रहते थे ऊंचाई पर, और निचले नगर पर सारी प्रजा रहती थी। ठीक है, तो ये हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है। मैं एक बार फिर से बता दूं जल्दी से, आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। यहीं पे आपको याद हो जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान प्रांत में रावी नदी के किनारे 1921 में इसकी खोज हुई, दयाराम साहनी ने की। यहां से भट्टिया, सोने का हार, प्रसाधन बॉक्स, तांबे का पैमाना, कब्रिस्तान जिसका नाम R37 के नाम से क्वेश्चन आता है, गेहूं व जौ के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु सभ्यता के सारे नगर दो भागों में बटे हुए हैं, जिसमें हड़प्पा एक को छोड़ के, वो मैंने आपसे बोला है कि आप कमेंट में करके बताइए प्लीज। तो पश्चिम में दुर्ग और पूरब में निचला नगर बोला जाता था। पश्चिम वाले को दुर्ग और पूरब वाले को निचला नगर। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, मोहनजोदड़ो। इसके ऊपर एक मूवी भी आई थी, बट आप उस मूवी के चक्कर में ना पड़े क्योंकि उसमें बहुत सारा फेक दिखाया गया है, तो आपके इतिहास के ज्ञान को बेकार कर सकता है। मोहनजोदड़ो।
इसको भी हम ऐसे याद करेंगे कि मोहनजोदड़ो, पहली बात, इस मोहनजोदड़ो को मोहनजोदड़ो क्यों बोला जाता है, ये भी क्वेश्चन देखो, जो भी मैं लिखवा रहा हूं वो क्वेश्चन उससे कुछ ना कुछ पूछा गया है। तो मोहनजोदड़ो को मोहनजोदड़ो बोला जाता है, या इसको बोला जाता है मृतकों का टीला। अब यहां पे आप कंफ्यूज मत होना, कब्रिस्तान R37 मिला हड़प्पा से, लेकिन इसको बोला जाता है मृतकों का टीला। किसको बोला जाता है? मोहनजोदड़ो को। इंग्लिश में आप मोहनजोदारो पढ़ सकते हैं, वैसे मोहनजोदड़ो। उसके बाद इसकी ये कहां पर सिचुएटेड है, तो ये पाकिस्तान में है। ये भी कहां है? पाकिस्तान में। कहां पर सिचुएटेड है? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में दो डिस्ट्रिक्ट है, सिंध व लरकाना, जहां पर ये मोहनजोदाड़ो मिलता कि से उत्खनन से प्राप्त हुआ है, सिंध व लरकाना। ठीक है साहब, आगे बढ़े। तो ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये साहब सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और क्योंकि एक मेजर साइट थी, तो इसी सिंधु नदी के किनारे स्थित होने की वजह से इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता भी बोला गया। साथ ही साथ ये किस साल इसकी डिस्कवरी हुई? तो 1922 में इसकी डिस्कवरी हुई। 1922 में इसका उत्खनन हुआ। किसने की? राखलदास बनर्जी ने की। किसने की? राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी। ठीक है, अब फिर से हम बात करते हैं कि इससे क्या क्या मिला है। तो इससे बहुत इंपॉर्टेंट विशाल स्नानागार मिला है, जिसके क्वेश्चन बहुत बारी हर एग्जाम में पूछे गए हैं। विशाल स्नानागार, लेकिन अब कंपटीशन थोड़ा हाई हो गया तो इस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। विशाल स्नानागार या विशाल अन्नागार भी मिला है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप इनको भूल जाएं, क्योंकि कभी कभी बहुत आसान क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, साथ ही साथ पुरोहित आवास यहां से मिला है। पुरोहित आवास क्या मिला है? पुरोहित आवास मिला है। वेरी इंपॉर्टेंट, नर्तकी की मूर्ति मिली है। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, नर्तकी की मूर्ति। अभी जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा इसके, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। नर्तकी की मूर्ति, साथ ही साथ यहां पर एक मुद्रा में 3 सिर वाले देवता, जिसको 3 सिर वाले देवता की मूर्ति मिली है, और जिसको पशुपति शिव भी बोला गया है। 3 सिर वाले देवता, पशुपति शिव। ये क्या है? हमारे पास मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ठीक है, मैं फिर आपको प्लीज बीच में बोल रहा हूं, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और कोई भी सजेशन हो तो उसे कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी का जो पार्ट 2 है सिंधु सभ्यता का, उसको खत्म करेंगे, और उसके बाद फिर देखेंगे इसके क्वेश्चन। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड फॉर एनी सजेशन प्लीज गिव अस अ कमेंट। थैंक यू।